अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं जो आपके पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अभी देखें हमारे पास ये जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के, एक तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इनको आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो इसके रिएक्शंस जो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी नोट करेंगे कि ये एडिशन को प्रेफर नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। अलबत्ता जो भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके मेन रिएक्शंस जो होते हैं वो एडिशन ही होते हैं, जबकि बेंजीन अपना मेन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को बना लेता है। तो इससे पहले तो देखें कि आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे केकुल ने बेंजीन की स्ट्रक्चर बताई थी, तो सर केकुल ने यही बताया था कि बेंजीन जो है उसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं और इसको हमने नाम दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड वही होते हैं जिनको बेंजीन रिंग हो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने ये भी देखा था कि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड भी हैं, तो इट मीन्स अल्कीन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कीन में भी क्या होती हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो जो डबल बॉन्डेड हैं एलिमेंट्स, जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, तो वो मेनली आपके पास जो रिएक्शन देते हैं दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस, और एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और देखें आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमने एक टेस्ट की थी, बेयर्स टेस्ट। हमारे पास क्या यूज़ होती है, बेयर्स टेस्ट। अभी बेयर्स टेस्ट क्या होती है कि बेयर टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेयर्स टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कोई भी चीज़ बेयर टेस्ट पॉजिटिव देगी तो वो अनसैचुरेटेड है और नेगेटिव देगी तो वो सैचुरेटेड है। तो बेयर टेस्ट में हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, जैसे ब्रोमीन को आप रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं ब्रोमीन का रेड कलर, ब्रोमीन का कलर कौन सा होता है, रेड कलर। अगर आप किसी भी अननोन सॉल्यूशन में ब्रोमीन को डाल दें, ब्रोमीन के 2 या 3 ड्रॉप्स डाल दें और ड्रॉप डालने के बाद ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो ख़त्म हो जाए, रेड कलर डीकलराइज हो जाए, तो इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कि इफ़ द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन इज़ डीकलराइज्ड इट मीन्स इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बेयर टेस्ट है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में ब्रोमीन के 2-3 ड्रॉप देंगे और उसका जो रेड कलर है वो डिसअपियर ना हो, डीकलराइज ना हो, तो वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये बेयर टेस्ट यूज़ होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मोस्टली ब्रोमीन का रेड कलर डीकलराइज हो जाए तो अनसैचुरेटेड, ना हो तो सैचुरेटेड। अभी देखें इसमें एक और रिएजेंट हम KMnO4 भी यूज़ करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। वो भी सेम है। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर, कौन सा कलर होता है, पिंक कलर। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 ड्रॉप्स डालते हैं और उसका पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो अनसैचुरेटेड। अगर सेम रहता है तो वो सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब है ये बेयर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अभी जो सैचुरेटेड हैं वो तो ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे ना। अभी आप कहेंगे सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन का कलर वही रेड रहेगा, डीकलराइज नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में डीकलराइज होता है, इसकी वजूहत क्या है, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दिस। तो बाबा देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एल्केन, अगर आप इसमें ब्रोमीन की एडिशन करें
तो जाहिर सी बात है ब्रोमीन तो नॉर्मल कंडीशन में इसमें ऐड नहीं होगा ना, ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, देयर इज नो एनी केमिकल चेंज। जब कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगी तो जाहिर सी ब्रोमीन वैसे जो तैसे रहेगी, उसका कलर भी सेम रेड रहेगा। लेकिन अल्कीन जैसे है उसमें डबल बॉन्ड है, तो आप जब उसमें को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है ना, ब्रोमीन ऐड हो जाता है ना, तो जाहिर सी बात है ना ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन नहीं रहा, ये रिएक्शन करके अल्कीन के साथ इसने एक न्यू प्रोडक्ट बना दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसका कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है। इसी वजह से डीकलराइज होना इस वजह से होता है, क्यों होता है और ये क्यों होता है। इसी तरह जब सर केकुल ने ये बताया कि बेंजीन आल्सो हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, बेंजीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब है इसको बेयर टेस्ट देना चाहिए, मीन्स ये ब्रोमीन को डीकलराइज करे, लेकिन ये ब्रोमीन के साथ भी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर रहा था। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी ये रिएक्शन नहीं कर रहा था, यहाँ पानी के मालिक्यूल्स को भी ऐड नहीं कर रहा था। इसका मतलब है बेंजीन इज स्टेबल, कोई चीज़ रिएक्शन नहीं कर रही तो स्टेबल है, मीन्स ये ब्रोमीन को भी डीकलराइज नहीं कर सकती, KMnO4 को भी नहीं, पानी को भी ऐड नहीं कर सकता। तो वजूहात क्या है, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दिस, इसके रीज़न क्या हैं कि ब्रोमीन में डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये बेयर टेस्ट नेगेटिव दे रही है। बेंजीन की स्टेबिलिटी क्यों है, वह बेंजीन इज मोर स्टेबल देन अल्कीन दैट इज डज नॉट गिव द बेयर टेस्ट रिएक्ट टू द ब्रोमीन, KMnO4 और पानी के मालिक्यूल नहीं करती, तो इसकी वजूहात क्या हैं। अभी साइंटिस्टों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद हमें ये बताया कि दो चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो या तो उसमें सारे सिंगल बॉन्ड हों, जैसे अल्केन स्टेबल है, अल्केन को पैराफिन बोलते हैं ना, लेस रिएक्टिव है क्योंकि उसमें सब क्या है सिंगल बॉन्ड्स। तो साइंटिस्ट कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज आइदर इट इज एवर सिंगल बॉन्ड, या इसके पास सिंगल बॉन्ड हो, या इसके पास डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम हो। क्या हो, डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम हो, डीलोकलाइजेशन हो पाई बॉन्ड की। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि इस बेंजीन में ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है बेंजीन स्टेबल इस वजह से है क्योंकि बेंजीन के पास डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की। ये पाई बॉन्ड किसी भी कार्बन के साथ फिक्स नहीं होते, ये डीलोकलाइज करते रहते हैं, इसी वजह से बेंजीन स्टेबल है, इसी वजह से ये बेयर टेस्ट को नेगेटिव दे रहा है। तो इसी वजह से साइंटिस्टों ने हमें बताया कि बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन अल्कीन, मोर स्टेबल देन अल्काइन। व्हाट इज़ रीज़न, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइज सिस्टम जो उनमें मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से हमें ये चीज़ें आ गई। अभी देखें उसके बाद देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने भी ये बताया कि एवरी कार्बन इन द बेंजीन, बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको याद करनी है, कौन सी होती है, sp2 होती है। और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये डिस्कस किया कि ये बेयर टेस्ट भी नहीं दे रहा, ये है भी अनसेचुरेटेड, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, एडिशन को प्रेफर नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। तो साइंटिस्टों ने कहा ये स्टेबल इस वजह से क्योंकि इसके पास डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड होती है, डीलोकलाइज सिस्टम इस चीज़ को स्टेबल बना देती है, दैट्स वे बेंजीन इज़ मोर स्टेबल। अभी देखें ये तो आपको क्लियर हो गई कि ये क्यों बेयर टेस्ट नहीं दे रहा। उसके बाद देखें बेंजीन जिन रिएक्शन को प्रेफर करता है वो है सब्स्टिट्यूशन। अलबत्ता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ द मेन रिएक्शन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मेन रिएक्शन होते हैं, जबकि अनसेचुरेटेड तो एडिशन दिया करते हैं। लेकिन बेंजीन प्रेफर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू एडिशन। अभी हम इसमें ये रीज़न पढ़ेंगे, पहली बात हम यही पढ़ेंगे कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते भी स्टेबिलिटी तो है डीलोकलाइज सिस्टम की वजह से, फिर भी ये एडिशन नहीं करती, सब्स्टिट्यूशन क्यों देती है, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दिस, इसकी वजूहत क्या हैं। वह बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन इन नॉर्मल कंडीशन।
तो अभी हम पढ़ेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहली बात हमने की कि ये हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन के साथ बेंजीन के साथ दो हेलोजन रिएक्शन करते हैं, एक तो क्लोरीन और दूसरा ब्रोमीन। फ्लोरीन भी नहीं कराएंगे, आयोडीन भी नहीं। अभी फ्लोरीन क्यों नहीं कराते? क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। इट गिव द एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। तो इसी वजह से हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, फास्ट रिएक्शंस होने की वजह से फ्लोरीन। आयोडीन बेंजीन की आयोडीनेशन भी नहीं होती। क्यों आयोडीनेशन होती? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? भाई आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन डज नॉट अकर, क्योंकि आयोडीन जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना तो इसकी साइज़ लार्ज है। इसकी साइज़ क्या है? लार्ज है। जब इसकी साइज़ ज़्यादा है तो ये इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता कि ये बेंजीन के पाई बॉन्ड को, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। आयोडीनेशन नहीं होती ड्यू टू लार्जर साइज़। इसका न्यूक्लियस इतना ताकतवर नहीं, इतना कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसी वजह सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन और ब्रोमीनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं। अभी देखें, ये बेंजीन का मैंने क्लोरीन के साथ, ये बेंजीन मालिक्यूल है, मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ क्लोरोबेंजीन और HCl। अभी देखें, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? दिस इज़ कैटालिस्ट। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। इनको हम लेविस एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं ये भी बताऊँगा इनको लेविस एसिड क्यों बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे के पास कैटालिस्ट है, दैट इज़ आल्सो नोन एज लेविस एसिड। तो हम यहाँ कैटालिस्ट की नीड क्या होती है तो हम यहाँ मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। देखें, स्टेप 1 में हमारे पास फार्मेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल की। स्टेप 1 में क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ देखें, क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर आपका शेयर्ड है। तो क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है। यहाँ मैंने यूज़ किया है कैटालिस्ट, दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? कैटालिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक लेविस एसिड है। अभी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसने यहाँ पे शेयर कर दिए। 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो एल्यूमिनियम का लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इसको मज़ीद 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 4 6 हो गए तो मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने आप को स्टेबल बनाए। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इस क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये अभी 2 4 6 8 बन के एल्यूमिनियम Cl4 बन जाएगा। तो इसी वजह से ये आपके कैटालिस्ट ने क्या किया कि क्लोरीन के एक एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के AlCl4- बना दिया और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया तो ये आपके पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल Cl+। तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया अभी देखें, इसको मैंने लेविस एसिड का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि लेविस कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है। तो ये कैटालिस्ट ने भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो ये क्या है? इस लेविस एसिड बन गया और इसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो यहाँ पे देखें, ये पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना गया। अभी इसका काम क्या है? ये लेविस एसिड अपने आप को स्टेबल तो बना देता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना देता है, साथ ही साथ एसिड का यहाँ काम होता है, कैटालिस्ट का यहाँ काम होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को इंक्रीज़ करना।
तो ये जो क्लोरीन है इससे मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन जा चुका है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा नीड हो गई। इसकी इलेक्ट्रोफाइल जो है ये स्ट्रॉन्ग बन गया, ताकतवर बन गया, क्योंकि ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अलबत्ता हमने जब अल्कीन की एडिशन की थी ना, अल्कीन में एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, तो कोई भी कैटालिस्ट यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उनका तो पाई बॉन्ड वीक है ना, वहाँ पाई बॉन्ड तो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपको ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, और इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को बढ़ाता है जब ये इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड को तोड़ सके। तो देखें, आप एक और रीज़न भी यहाँ पूछ सकते हैं कि सर जब दो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वली शेयर होता है। लेकिन आपने जो यहाँ मॉलिक्यूल बनाया ये पेयर बिल्कुल इसके करीब गया है, ये इक्वली तो शेयर नहीं है। इसका रीज़न क्या है? तो देखें बेटा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जैसे पाई बॉन्ड पे अटैक करने आएगा तो जाहिर सी बात है क्लोरीन के दरमियान इक्वली शेयर है ना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पाई बॉन्ड पे अट्रैक्ट करने आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, इनके दरमियान रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये शेयर्ड पेयर जो है ना इस क्लोरीन के करीब के चला जाएगा, ताकि जितना दूर जाएगा उतनी रिपल्शन आपकी कम हो जाएगी। तो अभी ये दूर चला गया, इसके करीब ज़्यादा आ गया, और इसने इसका फ़ायदा उठा के इसके साथ कोऑर्डिनेट कोलन बना दिया और ये क्लोरीन को छोड़ दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल बना। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अभी सेकंड में क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन प्लस, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना क्लोरीन के लास्ट शेल में, 7 ग्रुप का। अभी वैसे तो 7 थे, लेकिन जब प्लस चार्ज आई इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास एल्यूमिनियम के साथ चला गया। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है, 7 ग्रुप का एलिमेंट है, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। तो ये क्या करेगा? दिस अटैक ऑन द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड को तोड़ के जो दोनों कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे देखें ये कार्बन है, बेंजीन का ये क्या है? कार्बन में पाई बॉन्ड, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये, एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी बेंजीन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये इसके साथ भी। तो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसने क्या किया कि इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, और जैसे पाई बॉन्ड के अटैक किया तो इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के 8 पूरे कर दिए। अभी इसका इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो भी इसके करीब आ गया और यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो मैंने यहाँ एरिनियम आयन में लगाया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के, क्योंकि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वही हाइड्रोजन है जो बेंजीन में हर एक कार्बन के साथ लगा होता है, और इसी वजह से हमने इसको रिमूव भी करना है, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको अलग लिखा है। तो इसको मैंने नाम दिया एरिनियम आयन फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इसी वजह से ये एरिनियम आयन बने। अभी आपको यहाँ मैं बताऊँगा कि बेंजीन एडिशन क्यों नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर क्यों करता है। तो देखें बेवा, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ एरिनियम आयन बना, तो एरिनियम आयन बनने के बाद क्या हुआ अब आप खुद बताएं। बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं रहे। जो पहले अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड थे, अब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड एरिनियम आयन में नहीं रहे। तो बेंजीन का पहली जो लॉस हुआ बेंजीन का वो ये हुआ कि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो गए। जब एरोमेटिक खत्म रहे तो एरोमेटिक नहीं रहा।
दूसरी बात, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की, जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल है, लेकिन जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके एरिनियम आयन बनाता है तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मीन्स बेंजीन की स्टेबिलिटी चली गई, डीलोकलाइजेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, एरोमेटिक करेक्टर्स ख़त्म हो गए। और तीसरी बात, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये अभी sp3 बन गया ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसी वजह से बेंजीन की मजबूरी है, बेंजीन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा डीलोकलाइज सिस्टम भी ख़त्म हो जाए, मेरी स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाए, मेरी जो है रेगुलर स्ट्रक्चर है वो भी ख़त्म हो जाए, और इसी वजह से वो एडिशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता। अगर एडिशन देगा तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, अगर एडिशन देगा तो इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं रहेगी, अगर डीलोकलाइजेशन नहीं रहेगी तो इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन वगैरह बन जाएगा। तो इसी वजह से अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, डीलोकलाइजेशन को बरकरार रखने के लिए, रेगुलर ज्योमेट्री को बरकरार रखने के लिए ये मजबूरन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशंस नहीं देता। अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन की स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है इसको, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है तो हमेशा हमने पढ़ा है अल्कीन में पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, लेकिन बेंजीन इसको पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करने नहीं देगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे, तो बेंजीन यहाँ से ये कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है उसको यहाँ से रिमूव कराएगा। अभी ये देखें, ये क्लोरीन सेम है ना, ये क्लोरीन सेम है, ये वाला, ये यहाँ पे है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ को लेके यहाँ से चला जाएगा और HCl बनाएगा। अभी देखें बेटा कि कार्बन और हाइड्रोजन इस दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर था, हाइड्रोजन चला गया तो ये पेयर वापस इस सिस्टम में आएगा, और जब ये वापस इस सिस्टम में आएगा वंस अगेन पाई बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, और यहाँ से फिर स्टेबिलिटी, फिर डीलोकलाइजेशन, फिर एरोमेटिक करेक्टर, फिर रेगुलरिटी। तो इसी वजह से बेंजीन प्रेफर करता है सब्स्टिट्यूशन को, ताकि हर चीज़ अपनी बरकरार रखे सके। और फाइनली आपने ये भी बता कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट कंज्यूम तो नहीं होता ना, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद हम कैटालिस्ट को सेम कंडीशन में लेते हैं। तो ये वजूहत हैं कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कैटालिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या वजूहत हैं। आलम आप इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना।